बुलंद पोलीस टाइम्स, संवाद पोलीस आणि जनतेतील। आप जो है आप लोगों ने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, खासकर जो एटीएस ने जो है एंटी सोशल और जो है एनएसए के संबंध में एटीएस ने जो रेड मार के लखनऊ के 2 लोगों को जो है उन लोगों ने देशद्रोही साबित करने की कोशिश की है। इसमें आपने आवाज उठाई लखनऊ शहर से, और इससे पहले भी आप जो है अल्पसंख्यकों की आवाज बन चुके हैं। तो ये पूरा प्रकरण क्या है और इसमें आप लोगों की क्या भूमिका है, आपको क्या लगता है? देखिए, कोई भी जब चुनाव आने वाला होता है, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, तो उस वक्त इस तरह की घटनाएं घटित की जाती हैं, और एटीएस करे या एसटीएफ करे, लेकिन इस तरह की घटनाएं होती हैं। 19 का जो चुनाव होने वाला था, उस तरफ सैफुल्लाह का इनकाउंटर हुआ था, और अब विधानसभा के चुनाव 2022 में होना है, तो फिर से ये कार्रवाई शुरू की गई। तो ये राजनीतिक ध्रुवीकरण आप कह रहे हैं, और इसमें सिर्फ अल्पसंख्यकों को क्यों टारगेट किया जाता है? वोटों, मुसलमानों को ही क्यों टारगेट किया जाता है? मुसलमान सबसे बड़ा जो है, इसमें बहुसंख्यक अल्पसंख्यक थे, और वोटों को प्रभावित करता है, राजनीति को प्रभावित करता है। इसलिए उनको डराने के लिए कि वो बिल्कुल खौफजदा रहें और किसी एक तरफ वो भी भागें, और मुसलमानों से हिंदुओं को डराने के लिए ये खेल खेला जा रहा, ताकि हिंदू एकजुट होकर के भाजपा को वोट करें। इससे तो आप जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी को आप चैलेंज कर रहे हैं, एटीएस को चैलेंज कर रहे हैं कि एटीएस की भूमिका इसमें संदिग्ध है। एटीएस की भूमिका हमेशा संदिग्ध रही है। एटीएस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, या एसटीएफ ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया, लखनऊ में खास करके, मैंने उनमें से 14 नौजवानों को बाइज्जत बरी कराया है। अगर उनकी भूमिका संदिग्ध न होती तो ये लोग छूटते कहां से? तो इनकी भूमिका तो हमेशा संदिग्ध रही है, और मैं एनएसए की भूमिका भी जो है संदिग्ध मानता हूँ, एनआईए की भी भूमिका संदिग्ध मानता हूँ। सर, इस प्रकरण में आपको क्यों लग रहा है कि इसमें एटीएस जो है राजनीतिक ध्रुवीकरण का जो है शिकार हो रही है? देखिए, ऐसी कौन सी आपको ऐसा क्या लगा कि देखिए, इससे पहले अभी देखिए जो चुनाव हुए हैं पंचायत के, क्या हुआ उनमें? जगह जगह गुंडागर्दी हुई है, भाजपा के लोगों ने गुंडागर्दी की है, वोटों को कैप्चर किया है, चाहे वो पंचायत सदस्य रहे हों, जिला पंचायत के सदस्य रहे हों, चाहे ये बीडीसी रहे हों, उनको डरा धमका करके या उनसे खरीद करके वोट किया है, और फिर पुलिस ने उनका साथ दिया उनके गुंडागर्दी में। तो ये गुंडागर्दी पूरे प्रदेश में इस तरह से चलाना चाहते हैं इस इलेक्शन में भी, और डरा धमका करके हिंदुओं को भी, मुसलमानों को भी डरा धमका करके ये वोटों का ध्रुवीकरण कर रहे हैं, ताकि फिर से इस प्रदेश में अपना शासन कायम कर सकें। आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, ऐसे में जब जो है एक विशेष समुदाय के लोगों को फंसाया जा रहा है, तो इसमें आप जो है न्यायपालिका के में क्या अपील करेंगे और इन लोगों का कैसे पक्ष रखेंगे? न्यायपालिका में हम तो जो वो लोग अपनी चार्जशीट फाइल करते हैं, केस डायरी तैयार करते हैं, गवाहों के बयान तैयार करते हैं, उनके आधार पर चलते हैं, और मैं जानता हूं कि ये साबित नहीं कर पाएंगे अपने केस को, इसलिए कि इनके पास कोई गवाह नहीं होगा। झूठी गवाही देने के लिए क्यों कोई तैयार होगा? वो अलग बात है, ये कहते हैं कि वो मुसलमानों का इलाका है, इसलिए कोई गवाही देने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन ये बात चलती नहीं है, चलने वाली नहीं है कानून के सामने। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब बाइज्जत बरी होंगे, और झूठे केस में फंसाना या एटीएस या एसटीएफ ने जो शुरू किया है, इसका पर्दाफाश होगा। मैं इन लोगों के घर भी हो आया हूँ जी। ये जो लड़का है मिनहाज अहमद जी। हाँ, वो बैटरी का कारोबार करता है, उसके फादर रिटायर्ड स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर रहे हैं, जो दिन में कम से कम 4-5 बार फोन करके अपने बेटे की खैरियत लेते थे, तो कहाँ हो उसका लोकेशन पता करते रहते थे। तो ऐसा बच्चा अगर एटीएस के हत्थे चढ़ा जाए आतंकवादी कह करके, और उस आतंकवादी संगठन का कहा जाए जिसका कोई नाम ही ना हो इस देश में कभी था,
वो भी इस देश में नहीं था, उस देश में अमेरिका ने पैदा किया था। तो अमेरिका का बच्चा जो अफगानिस्तान में पैदा हुआ वो भारत में नहीं आ पाएगा, लेकिन भारत में लाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। तो ये झूठी कहानियां चल नहीं पाएंगी। उसी तरह से जैसे एक वक्त में इन्होंने शुरू किया था एटीएस के लोगों ने ही कि MIM इंडियन मुजाहिदीन, ये एक संगठन है जो आतंकवादी संगठन है और देश में आतंकवाद फैलाता है। हम ही लोगों ने उसका भी पर्दाफाश किया था कि IM कहीं कोई संगठन नहीं है। IM अगर कोई संगठन है तो वो IB के दफ्तर से चलाया जाता है और फिर IM के नाम पर गिरफ्तारियां बंद। मतलब आपका ये कहना है कि अल्पसंख्यकों को राजनीतिक ध्रुवीकरण के कारण जो है फंसाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल यही। संदीप पांडे जी, आप क्योंकि लखनऊ शहर में काफी कुछ आप जो है सामाजिक कार्य करते रहते हैं, हमेशा जो है सामाजिक कार्यों में आपका जो है हमने देखा है कि आप मोर्चा, धरना और सभी समुदायों को लेकर आप साथ चलते हैं। ऐसे में ATS ने जिस प्रकार से लखनऊ शहर में पूरी तरह से एक आतंक मचा दिया है, लोगों में जो है भय का माहौल हुआ है, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि इससे जो है ATS क्या करना चाहती है और अल्पसंख्यक कब तक भयभीत रहेंगे? देखिए, ये हम लोगों ने इस देश में देखा है कि बार बार आतंकवादी घटनाओं में निर्दोष लोगों को फंसाया जाता है। और ये बड़ी अजीब बात है कि अभी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, अभी मुकदमा चला नहीं, अभी उसका फैसला आया नहीं और पहले दिन से उनको आतंकवादी बता दिया जाता है। उनके फोटो अखबार में छप जाते हैं। अगर कोई नेता हो तो वो जेल से भी चुनाव लड़ लेता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब तक आपका मुकदमा चल के आपका दोष साबित न हो जाए, आपका जुर्म साबित न हो जाए, तब तक आप निर्दोष माने जाते हैं, तब तक आप चुनाव लड़ सकते हैं। जब आपको सजा हो जाएगी उसके बाद ही आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन आतंकवादी मामलों में या तथाकथित आतंकवादी मामलों में, क्योंकि इसमें से बहुत सारे झूठे भी होते हैं, ये हम लोगों ने देखा है, आप जो भी जिसको भी पकड़ते हैं उसको आप तुरंत पहले दिन से आतंकवादी बता देते हैं। और मैं आज इसलिए यहाँ बैठा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे मामले नज़दीक से देखे। संसद हमले में सैयद अब्दुल रहमान गिलानी प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। सुरेंद्र मोहन जी के कहने पे मैं उनकी नागरिक बचाओ समिति में था। कोटा न्यायालय कहता है कि इनको मृत्युदंड मिलना चाहिए, मृत्युदंड दे दिया था, और उच्च न्यायालय कहता है कि इनके खिलाफ तो रत्ती भर भी सबूत नहीं है। इनको मृत्युदंड कैसे दे दिया? हाई कोर्ट से बरी हुए, सुप्रीम कोर्ट से बरी हुई। 2007 या 8 में मौलवीगंज से एक लड़का पकड़ा गया था, शहबाज। मैं और दारापुरी जी गए थे वहां पे। उसके ससुर मोहित साहब से कागजों पे साइन कराया गया, खाली सादे कागजों पे, और हमने उनसे कहा कि भाई आप हमको ये कागज आप क्यों ले जा रहे हैं, या तो हमारे सामने इस पे लिख दीजिए जो आप लिखना चाहते हैं, और नहीं तो फिर हमें वापस कीजिए, कहिए। उन्होंने कहा आइए ATS ऑफिस में ले लीजिए, हम इस पे जो भी लिखेंगे उसकी कॉपी आपको दे देंगे। मैं और मोहित साहब ATS ऑफिस गए, वहां से हम लोग को धक्के मार के निकाल दिया गया कि ये सब नहीं चलेगा। 13 साल बाद वो लड़का अभी बरी होके वापस आया, भदोही का रहने वाला है, यहाँ मौलवीगंज में उसकी ससुराल। तो ऐसे कितने मामले, शोएब साहब ने 14 लोगों को बरी कराया। मुझे एक दिन एक लखनऊ के IAS अफसर ने 11 बजे रात को अपने घर बुलाया, मायावती की सरकार थी, और बताया गया कि 2 कश्मीरी लड़कों का एनकाउंटर होने वाला है कैंट में। लड़के बरेली में पकड़ के रखे गए थे, बहराइच से 2 AK-47 लाई गई थी बरामदगी में दिखाने के लिए। कैंट SHO को गोली चलानी थी, और पुलिस और सेना का ये संयुक्त ऑपरेशन होने वाला था। विक्रम सिंह DG थे। मैंने ईश्वर चंद्र द्विवेदी जी पूर्व DGP को पूरा मेल लिखा। उन्होंने विक्रम सिंह को लिखा कि भाई ये उत्तर प्रदेश पुलिस ये कर रही है तो बड़े शर्म की बात है। उस समय वो टल गया, लेकिन अगले साल 26 जनवरी के पहले नोएडा में वो दोनों मारे गए और कह दिया गया कि पाकिस्तानी।
क्योंकि उन्होंने अपने मरने के पहले पुलिस को ऐसा बयान दिया। उस एनकाउंटर पे तो टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदी हिंदुस्तान, कई अखबारों ने सवाल उठाए थे, क्योंकि जिस जीप से पीछा किया गया था उस जीप में कोई नंबर प्लेट नहीं था और अंदर बहुत सारे नंबर प्लेट पड़े थे। उस जीप के शीशे पे एक छोटा सा छेद था जो AK-47 से नहीं हो सकता। AK-47 से गोली चलेगी तो पूरा शीशा चकनाचूर हो जाएगा, शायद जीप ही नहीं बचेगी। तो इस तरह के बहुत सारे चूंकि हमने मामले देखे हैं। तो संदीप जी, आपको लगता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके, राष्ट्रीय सुरक्षा का बहाना लेके इस तरह से लोगों का जो है नहीं, ये खिलवाड़ हो रहा है, ये खिलवाड़ हो रहा है। और शोएब साहब ने बिल्कुल सही कहा कि इससे बड़ी आतंकवादी घटना जो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है वो है। आप जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में, ब्लॉक पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में, जबकि सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बहुसंख्या में नहीं थे, उसके बावजूद इतने सारे अध्यक्ष बीजेपी के कैसे बन गए? क्योंकि आपने पूरे प्रदेश को आतंकित किया। आप मुझे ये बताइए कि पूरे प्रदेश को आतंकित करना और जबरदस्ती पुलिस के बल पे, प्रशासनिक अधिकारियों के बल पे गुंडागर्दी करके अपने लोगों को अध्यक्ष बनवा देना, इस पूरी व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करना, लोकतंत्र को खत्म करने की जो पूरी साजिश चल रही है, वो बड़ा आतंकवाद है कि 2 प्रेशर कुकर और 1 पिस्तौल। आप हमें बताइए कि 2 प्रेशर कुकर और पिस्तौल से कोई कितनी बड़ी आतंकवादी घटना कर लेगा। अगर वो बम फूटते भी तो भाई कुछ शारीरिक नुकसान होता, कुछ माल का नुकसान होता, लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी इस देश में कर रही है, जो हमारी जो लोकतंत्र की संस्थाएं हैं, जो हमारे लोकतंत्र का पूरा ढांचा है और जो संविधान के मूल्य हैं, उसको जो तहस नहस कर रही है, उसको छिपाने के लिए। संजीव जी, मैं आपकी बात करके कह रहा हूँ, इससे पहले भी प्रदेश के मुखिया ने, जब हाईकोर्ट ने कहा कि NRC CA के जो भी अभियुक्त थे, जो भी उसमें जिनका नाम लिखा गया था, उनके पोस्टर को हटाया जाए, उस वक्त भी प्रदेश के मुखिया आदेश को जो है न मानते हुए सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने किया था। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि न्यायपालिका की क्या भूमिका होनी चाहिए इन सब केसों में, क्योंकि एक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का जो है लगातार कुछ सालों से हनन हो रहा है, उनके अधिकारों का, उनके परिवारों को जो है वंचित किया जा रहा है उनके सबों से। देखिए, उत्तर प्रदेश की उच्च न्यायालय ने ही कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का दुरुपयोग हो रहा है और कॉपी कट पेस्ट करके वही आरोप जो है लोगों के ऊपर लगाए जा रहे हैं और ज्यादातर जो मामले NSA वाले हैं फर्जी हैं। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट कह रहा है। राष्ट्रीय स्तर पे जो गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, जिसको UAPA कहते हैं, उसमें अगर आप देखें तो 2016 से 19 तक जितने लोग पकड़े गए हैं, उसमें जो लोग दोषी पाए गए हैं, जिनको सजा हुई है, वो सिर्फ 2%। यानी आप 100 लोगों को पकड़ रहे हैं तो उसमें दोषी 2 ही लोग, बाकी तो सब फर्जी बंद है। आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, इस प्रकार की घटनाएं जो है खासकर उत्तर प्रदेश राज्य में घटित हो रही हैं, तो आप अपनी तंजीम, अपने बुद्धिजीवी जो आपके मित्र मंडल हैं, उनके साथ लेके आप क्या करेंगे पहल? इसको लेके पूरा एक राष्ट्रीय अभियान चल रहा है PUCL का। आतंकवादी जो अभी लखनऊ की मैं घटना की बात कर रहा हूं, कुछ रोज पहले ATS ने जो सब पकड़ा है, संदीप बताया है, तो उसमें आप लोग क्या भूमिका रहेगी आप लोगों की? देखिए, एक तो हम लोग भूमिका ले ही रहे हैं, मतलब आपके सामने बैठे हैं, बात कर रहे हैं, इसका मतलब भूमिका ले रहे हैं। इसमें हमारी सोशलिस्ट पार्टी इंडिया की तरफ से, जिसके हमारे प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट शोएब साहब हैं, हम लोग एक तथ्यपरक जांच करेंगे और उसकी एक आख्या जारी करेंगे। ये हम लोग पहले भी करते रहे। शाहबाज के मामले में हम लोगों ने यहाँ पे एक जांच आख्या जारी की थी और कहा था, और हमारे साथ दारापुरी जी थे जिन्होंने एक पुलिस के नजरिए से सारी जांच की थी, और हम लोगों ने 2008 में कह दिया था कि ये लड़का निर्दोष है, जो कोर्ट ने 13 साल बाद बताया, लेकिन 13 साल में उसका जीवन बर्बाद कर दिया उन्होंने। तो हम लोग उस तरह की एक जांच आख्या दोनों परिवारों, ये परिवार यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे मिल के और सारी चीजों को देख के हम लोग जारी करेंगे। और अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं उससे, और हमारे जो पुराने अनुभव हैं, उससे साफ है कि यह निर्दोष लोग। बेटे को जो है जिस प्रकार से आतंकवादी गतिविधि में जो है बंद किया है,
तो क्या आपको आपके बच्चे का चाल चलन में कुछ इस तरह का लग रहा था कि कोई हमारे बच्चे में कोई खराबी थी ही नहीं, बिल्कुल हम इस चीज को मान ही नहीं सकते हैं। मेरा बच्चा जो है वो इस किस्म का कसूर कर सकता है, क्योंकि वो इतना नर्म दिल बच्चा है। समझिए कि अगर एक चिड़िया का बच्चा भी उसको परेशान हाल दिख जाता था, ऊपर हमारे यहाँ जाल लगा हुआ है, वहां से कभी चिड़िया अपने बच्चे को उड़ना सिखाती रहती थी। वो बच्चा नीचे आंगन में अगर आ जाता तो ये बच्चा उसको किसी तरह से पकड़ के हाथ में लेके जाके उसकी माँ के पास छोड़ करके आता था। मेरा बच्चा मेरी इतनी खिदमत करता था, समझिए। आज जब से हो गया है, हम लोग सुबह चाय नहीं पी पा रहे। सुबह चाय हमको हमारा बच्चा ही पिलाता था। क्या उम्र थी और कब क्या कर रहा था वो, किस काम में था? आजकल वो बैटरी का काम कर रहा था। पहले उसने घर में दुकान खोली थी, लेकिन फिर वो हो गया, लॉकडाउन हो गया, दुकान चली वाली नहीं, तो उसने ई रिक्शे की बैटरी की पार्टनरशिप में दुकान की थी और उसी पे जाता था। सुबह अपना उठता था, हम लोगों को चाय पिलाता था, चाय पिला करके न नहाता धोता था, अपनी तैयारी करता था, 9 साढ़े 9 तक 10 तक कभी निकल जाता था। एटीएस वालों ने जब आपके घर में जो है आपके बेटे को पकड़ने के लिए जो है दबिश डाली, तो उस वक्त आप लोगों को क्या मैसेज दिया गया था? कुछ सूचना मिली थी कि आपके यहाँ हम पे? लोगों को कुछ भी नहीं पता था। हम अंदर बेड पे, हमारी तबीयत नहीं ठीक रहती, हम अंदर बेड पे लेटे हुए थे कमरे में, ये नहा रहे थे और वो बेटा जो था बकरा पला हुआ है बकरीद के लिए, जी। उसको चारा खिला रहा था अंदर। चारा खिलाते खिलाते वो शायद बाहर गेट के निकल के खड़ा हो गया होगा, हमने देखा नहीं कि बाहर निकल कहाँ से उसको पकड़ा। तो अधिकारियों को आपने कहा कि हमारा बेटा निर्दोष है, हमारा बेटे का इसमें कुछ नहीं है, फिर भी अधिकारी आप लोगों की बात नहीं सुने? क्या कुछ क्या नहीं, हुआ वो था? किसी कोई बात ही नहीं सुन रहे थे। सारे कमांडोज हम लोगों को ड्राइंग रूम बाहर जो है वहीं पे बैठ गए थे, हम लोगों को कहीं हिलने नहीं दे रहे थे। बस इन्हीं को जब वो होता था बुला, जरा देर बुलाते थे, यहाँ की चाबी लाइए, यहाँ का दरवाजा खोलिए, वहां को वो करिए, उसके बाद फिर अपना काम करने लगते थे। आप आप बस इस जगह से हिलिएगा नहीं, ना हमको हिलने दिया ना इनको हिलने दिया। कि चाचा क्या क्या सवाल पूछ रहे थे आप जब वो लोग आए थे? तो कुछ तो उन्होंने आपको हिंट दिया होगा कि आपका बच्चा इस गतिविधि में लीन है, इस तरह से? मैंने उसे रिफ्यूज जब किया जी। तो उन्होंने मुझे डांट दिया। अच्छा। ताकि आपको अपने बच्चे के बारे में कुछ नहीं मालूम। हम्म। तो और इतना गुस्से से पूछ रहे थे कि मेंटली मैं इतना ज्यादा टॉर्चर हो गया उस वक्त, जी। डिप्रेस हो गया कि मैं अभी तक के नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये क्या हो गया। बच्चे का पासपोर्ट बनाया हुआ था? नहीं है, पासपोर्ट भी बना नहीं था? नहीं, कुछ नहीं पास। कभी लखनऊ शहर के बाहर रिश्तेदारी में कहीं जाना आना उसका कुछ? भाई फतेहपुर गया है, उसकी माँ ससुराल है। जी जी जी। फैजाबाद गया है मेरे साथ और अपनी माँ के साथ, वहाँ उसे ननिहाल। क्योंकि आप लोगों ने बताया कि हम अपने बच्चों को जो है, जो आपके बेटे हैं उनकी बराबर जो है देख रेख करते, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ किसके साथ उठना बैठना है। जब वो घर से बाहर होता है जी। ये भी गवाह है, अल्लाह गवाह है, मैं ये पूछता हूँ कि कहाँ जा रहे हो। अच्छा। वहां जैसे ही जाओ हमें कॉल करो कि पहुंच चुके हैं खैरियत से। खुदा न खास्ता इस बीच में कहीं तुम किसी उसमें तो नहीं है, हादसे में के शिकार ना हो। इससे पहले कोई मारपीट का या लड़ाई का या कोई मसला मसाइल, एक एनसी उनसी भी हो या किसी तरह की तकरार हो? कुछ नहीं भाई। देखिए ये हम हमारे बच्चे को 30 साल माशाल्लाह। जी जी। 30+। तो ये समझ लीजिए कि हमें उस मोहल्ले में अदनान पल्ली में रहते रहते 28 साल हो चुके। ये बंदा जो है, अब बहुत आबादी बढ़ गई, लेकिन यह है कि कोई उसके खिलाफ नहीं हुआ। इतना चाहने वाला, वो सबको चाहने वाला और सब उसको चाहने वाला। आप एटीएस पे आरोप लगा रहे हैं कि आपका बेटा निर्दोष होने के बावजूद एटीएस ने उसको जो है अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत क्या है, हमें डराया गया, हमें टेरराइज किया जा रहा है और हमारे बुढ़ापे में हमारी लाठी को हमसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है, कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत ही कंडम।
जहाँ से उसने इंटर किया है, समझिए वो प्रेप से लेकर के इंटर उसने एक ही कॉलेज से किया। उस अभी कॉलेज आज तक मतलब उसकी कोई शिकायत हमको नहीं सुनने को मिली। आपकी आपके शौहर को भी जो है इसमें एटीएस ने पकड़ के लेके गई है, तो आपके शौहर की शादी को कितने साल हो गए आपके? उनकी शादी को 16 साल हो गए। 16 साल। तो 16 साल की शादी के मतलब इतने अरसे में आपने कभी इनको इस तरह की कोई गतिविधि में या कभी आपने देखा उनको? जी नहीं। तो 16 सालों में आपकी शादी कौन से साल में हुई है? हमारी शादी 2005 में हुई। 2000 आप साथ ही में हैं जब से उनके साथ में? हम तो अब समझ लीजिए अपने मायके तक के नहीं जाते, अपने बच्चों के चक्कर में, सिर्फ उनके चक्कर में अब कभी कहीं सर जाते ही नहीं। तो जब एटीएस वाले आपके यहाँ पे आए तो आपने उनसे बोला होगा कि हमारे शौहर इसमें वो नहीं है, तो उन्होंने क्या आपको वो दिया है? जी आए, आवाज दी तो वो कहने लगे मुशीर का घर कौन सा है, तो हमने कहा सर यही है। जब उनको बताया तो वो निकल के खुद बाहर गए। अच्छा, आपके शौहर खुद बाहर आए? जी खुद बाहर आए। ओके। तो उन्होंने जो है कहा, हाथ पकड़ लिया, कहा मेरे साथ चलिए। तो ये पूछने लगे कि सर कहाँ ले जा रहे हैं, क्या बात तो बताइए। वो तहमत और बनियान पहने हुए थे, उनको कपड़े भी नहीं पहनने दे रहे थे। बेटी मेरी रोती हुई गई, मेरे अब्बू को कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ बताइए तो कहाँ ले जा रहे हैं। कहने लगे हट जाओ पीछे, नौटंकी ना करो। तो ये कहने लगी हाँ, वो उनके पापा ने खुद कहा कि सर ये शुगर पेशेंट है। ये वहीं पे सर गिरी जा रही थी, इसको शुगर इतना डाउन पड़ रहा था कि तुरंत हमने शुगर चेक किया तो बहुत कम शुगर था। उसके बाद पूछते रहे हम लोग, सब लोग पूछते रहे, लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि कहाँ ले जाए, कहीं थाने चलो कहाँ बताएंगे। हम थाने उनके साथ गए, कहीं पीछे से आ जाओ उसको लेके, तो हम पीछे से ले गए। करीब 1-1.5 घंटा जीप में वहीं बिठा ले रहे, जब तक कि हम रहे उन्होंने बिठा ले रखा। उसके बाद कह रहे लगे कि ऐसा है आप चली जाइए घर और इसको खाना खिलाइए जाके, और जो इनके भाई आई हों उनको ले आइए और पूछताछ करके छोड़ दिया जाएगा। तो जब हम घर आए तो बहुत से कमांडो लोग थे, तो ये घेरे हुए थे घर? घर घेरे हुए थे और सब तलाशी ले रहे थे। मेरा तो सर घर ऐसा है कि सब खुला हुआ है इस टाइम, समझ लीजिए बंटवारा हुआ है, तो सबका भी मेरा बन के नहीं पड़ा था। सब इसी तरीके से पड़ा है। रोइए हम मत, अकेले हैं, कैसे हम समझ गए। तो खुला हुआ घर चाहिए गए जिस टाइम, तो वहाँ से पहले तो हमने कुकर उठाया खुद का, इसका तो कोई मतलब नहीं, गए चूल्हा निकाल के फेंक दिया, फ्रिज रेसी सब फेंक दिया। सब एक एक चीज, जितनी बच्चों की आईडी थी सिर्फ मेरी और उनके अब्बू की दूसरी जगह रखी तो वो बच गई। राशन कार्ड ले गए, उसकी गैस की पासबुक ले गए, कापी ले गए, ये सब जितने कागज थे समझ लीजिए सब बटोर ले गए। अब जो जो हमें याद आएंगे कागज धीरे धीरे वो सब समझ लीजिए एक बैग है इतना बड़ा, उसमें रखा था। तो मेरा ताला कुंजी तो था नहीं, सब ऐसे ही पड़ा था, वो सब उठा के लेके चले गए। आपके परिवार में और कौन है? ये इनकी दादी बैठी थी, इनकी दादी पूछती थी भैया बताइए तो क्या है क्या है। मेरी दोनों बेटियों को भगा दिया और जितना भी जो करना था वो अकेले किया। आपके परिवार की जीविका कैसे चलती है? मतलब यही एक सोर्स से कमाने की, क्या और भी कोई? जी रिक्शा चलाते थे वो। और दूसरा कोई घर में है कमाने वाला? कोई नहीं है, सिर्फ भाई अकेले हैं। आपका चचा, आप लोगों का दूसरा कोई कमाने वाला है? कैसे चलता है आप लोगों का खर्चा, कैसे चलता है? मेरी पेंशन है आपकी पेंशन? और बच्चा लॉकडाउन की वजह से कारोबार सबका टूटा है, तो जो हाल सबका है वही होता है। आप लोग जो है न्यायपालिका से, खासकर जो है सर्वोच्च न्यायपालिका के न्यायाधीश से क्या अपील करना चाहते हैं? मेरे बच्चे सही को माने इंसाफ मिले बस। कानून की हुक्मरानी पर हमें पूरा भरोसा है। और क्योंकि आपकी फरियाद जो है चैनल के माध्यम से मुख्य न्यायाधीश तक जाएगी। हाँ, यदि आपके साथ अन्याय हो रहा है तो हम आपका माध्यम बनेंगे मीडिया, ताकि आपकी बात जो है न्यायाधीश तक पहुंचा सके। हम भी अपने घर के अकेले हैं, वो वही कमाते थे वही करते थे। समझिए रिक्शा हमने कल अपने हाथ से 4 दिन लगाई, मुझका रो रहे थे, कुछ हम कभी नहीं करते थे ना, हमको कभी अकेले उन्होंने जाने दिया, अपने साथ जहाँ जाते थे लेके जाते थे। तो रिक्शा हमके घर आए, कल हमने 4 दिन लगाई, तो आज सुबह जब दिया तो वो खराब था। उनकी बिटिया भी आई है, उसको शुगर से बहुत पेशेंट था, इसको शुगर 600-700 समझिए ऐसे हो जाता। आप जो है क्या अपील करना चाहेंगी सरकार से, खासकर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, और भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उनसे क्या कहना चाहेंगी? हमारा बच्चा बिल्कुल निर्दोष था, उसको न्याय मिलना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ इसके बाद कि हम बूढ़े माँ बाप का सहारा, अकेला हमारा बच्चा है दुनिया में, इस वक्त जमीन पे ऊपर अल्लाह है, उसका और यहाँ दुनिया में हमारा
बच्चा है और ये अदालत उज़्मा है, बेशक वजीर आज़म है। इनको हमदर्दी के साथ हमारे हाल इज़ार पर गौर करना चाहिए और हमारे जैसे परेशान जितने लोग हैं सबके लिए हम यही अपील करते हैं कि सबके लिए ऐसे ही गौर करना चाहिए। और यही बुलंद पोलीस टाइम्स, संवाद पोलीस आणि जनतेतील।